नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज आपको लेकर चलेंगे भारत की अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा पर और जानेंगे इसरो की सफलता की प्रेरणादायक कहानी। भारत की अंतरिक्ष खोज की यात्रा एक प्रेरक कहानी है जो दृष्टि, मेहनत और अद्भुत उपलब्धियों से भरी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई और इसने भारत को अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से लेकर महत्वाकांक्षी अंतर्ग्रहीय मिशनों और मानव अंतरिक्ष उड़ान की योजनाओं तक इसरो की यात्रा वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस प्रस्तुति में हम इसरो के विकास, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जैसे महत्वपूर्ण मिशनों और इसके भविष्य के रोचक प्रोजेक्ट जैसे गगनयान पर चर्चा करेंगे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष तकनीक की शक्ति को समझा। उन्होंने कहा था, हमें अपनी तकनीक का मालिक होना चाहिए। इसी विचार ने इसरो की नींव रखी। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय समिति ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इनकोस्पार का गठन किया, जिसके बाद इसरो की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए करना था, जिसमें कृषि, दूरसंचार और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आर्यभट्ट का लॉन्च 19 अप्रैल 1975 को हुआ। यह भारत का पहला सैटेलाइट था जिसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ के नाम पर रखा गया था। तकनीकी विशेषताएं: आर्यभट्ट में कई वैज्ञानिक उपकरण थे जो खगोल शास्त्र और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए उपयोग किए गए। इसका डिजाइन भारत में विकसित तकनीक को दर्शाता है। प्रारंभिक चुनौतियां: लॉन्च के समय आर्यभट्ट को कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन यह लगभग 5 वर्षों तक डेटा भेजता रहा, यह साबित करते हुए कि भारत अपने सैटेलाइट विकसित कर सकता है। 1980 में इसरो ने SLV-3 के सफल लॉन्च के साथ एक नया मील का पत्थर हासिल किया। यह भारत का पहला सफल सैटेलाइट लॉन्च वाहन था। SLV-3 का महत्व: SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया, जो भारत की सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को दर्शाता है। इस सफलता ने राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बढ़ाया और भविष्य की प्रगति के लिए आधार तैयार किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जो PSLV को खास बनाते हैं। 1. PSLV ने 50 से अधिक लगातार सफल लॉन्च किए हैं। इसकी विश्वसनीयता ने इसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट लॉन्च के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना दिया है। यह विभिन्न कक्षाओं में सैटेलाइट भेज सकता है, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट (LEO), जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) और सूरज समकालिक कक्षाएं। इससे यह कई मिशनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। 2. PSLV के लॉन्च सेवाएं काफी सस्ती हैं, जो कई प्रतियोगियों की तुलना में कम लागत में आती हैं। इस वजह से इसरो ने कई विदेशी ग्राहकों को आकर्षित किया है और कई देशों के लिए सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 3. PSLV की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक ही मिशन में कई पेलोड लॉन्च कर सकता है। उदाहरण के लिए PSLV C-37 मिशन में 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इस क्षमता ने इसरो के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया है। 4. PSLV भारत का पहला लॉन्च व्हीकल है जिसमें तरल चरण शामिल हैं, जिससे इसकी प्रदर्शन और पेलोड क्षमता में सुधार हुआ है। चौथे चरण की पुनः आग जलाने की क्षमता ने जटिल मिशनों के लिए मदद की है, जिससे एक ही उड़ान में कई कक्षाओं में पेलोड भेजा जा सकता है। 5. PSLV ने कई महत्वपूर्ण मिशनों को लॉन्च करने में मदद की है, जैसे चंद्रयान 1 2008, जिसने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 2013, जो भारत को पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश बना। ये मिशन इसरो की क्षमताओं को दर्शाते हैं और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के मानचित्र पर स्थापित करते हैं। 6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मान्यता: PSLV ने विभिन्न देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है।
इससे भारत की एक विश्वसनीय लॉन्च सेवा प्रदाता के रूप में पहचान बनी है। PSLV की विश्वसनीयता, बहुउपयोगिता, लागत कुशलता, तकनीकी प्रगति और महत्वपूर्ण योगदानों ने इसे इसरो की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में इसे एक गेम चेंजर बना दिया है। 1980 के दशक में इसरो ने अपने शुरुआती सफलताओं पर आगे बढ़ते हुए सैटेलाइट तकनीक और लॉन्च क्षमताओं को विकसित करना जारी रखा। इस दौरान प्रमुख विकास शामिल थे: इनसत श्रृंखला, भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट प्रणाली इनसत को टेलीविजन, मौसम और आपातकालीन सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया। इसने भारत में संचार की आधारशिला रखी। IRS कार्यक्रम, भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट ने कृषि, वन, भूमि उपयोग और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया। इसने यह दिखाया कि अंतरिक्ष तकनीक कैसे सामाजिक चुनौतियों को हल कर सकती है। 1990 के दशक इसरो के लिए एक परिवर्तनकारी दशक था, जिसमें सैटेलाइट आधारित संचार और रिमोट सेंसिंग सेवाओं की शुरुआत हुई। इनसत श्रृंखला का विस्तार, इनसत 2 का लॉन्च 1995 में हुआ, जिसने देश भर में दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं में सुधार किया। इन सैटेलाइटों की सफलता ने टेलीमेडिसिन और टेलीशिक्षा जैसी पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को बढ़ाया। IRS श्रृंखला का विकास, IRS-1A और IRS-1B जैसे सैटेलाइटों ने संसाधनों के प्रबंधन, पर्यावरण मूल्यांकन और कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया। इस दौरान इसरो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें असफल लॉन्च और तकनीकी विफलताएं शामिल थीं। हालांकि हर असफलता ने संगठन में सीखने की संस्कृति को बढ़ावा दिया। IRS-1A और इनसत-1A जैसे सफल लॉन्च ने इसरो की तकनीक को सुधारने में मदद की। 1990 के दशक में इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि की, नासा और ESA जैसे एजेंसियों के साथ साझेदारी की। इस सहयोग ने ज्ञान और तकनीक के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। चंद्रयान 1 का लॉन्च 22 अक्टूबर 2008 को हुआ। यह भारत का पहला चंद्रमा मिशन था। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करना और चंद्रमा के खनिजों का अध्ययन करना था। चंद्रयान 1 में 11 वैज्ञानिक उपकरण थे, जैसे उच्च रिजोल्यूशन कैमरा और एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की, जिसने चंद्रमा के भूगर्भीय अध्ययन को बदल दिया। चंद्रमा खोज पर प्रभाव, चंद्रयान 1 द्वारा एकत्रित डेटा ने भारत की अंतरिक्ष खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा मिशनों को प्रेरित किया। चंद्रयान 2 का लॉन्च 22 जुलाई 2019 को हुआ। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नरम लैंडिंग करना था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान शामिल थे। हालांकि लैंडर को लैंडिंग के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑर्बिटर अभी भी कार्यरत है और डेटा भेज रहा है। ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह और वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर रहा है। हालांकि विक्रम लैंडिंग से पहले संचार खो बैठा, इस प्रयास ने लैंडिंग प्रक्रिया की जटिलताओं को समझने में मदद की। सीखने के सबक, इस मिशन ने अंतरिक्ष खोज में सीखने के महत्व को बताया। इसरो ने आने वाले मिशनों के लिए नई रणनीतियां विकसित करने का वादा किया है। इसरो की सफलता का मुख्य कारण इसका स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसने विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम किया और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया। इसरो अपने मिशनों को अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में बहुत कम लागत में करता है। इससे इसरो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक आकर्षक साझेदार बन गया है। इसरो ने हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के साथ जोड़ा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतरिक्ष तकनीक वास्तविक समस्याओं को हल करती है। इसरो ने युवा पीढ़ी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक करने के लिए जनसंवाद और शिक्षा पर जोर दिया है। इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। यह मिशन 2024 के अंत में लॉन्च होने की योजना है। इसरो चंद्रयान 3 के लिए तैयार हो रहा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 भारत के चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम का तीसरा मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया है। इसमें एक विक्रम लैंडर और एक प्रज्ञान रोवर शामिल हैं,
जिसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और यह 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। यह मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इससे भारत इस क्षेत्र में लैंड करने वाला पहला देश बन गया और यह विश्व में चौथा देश है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन करना, चंद्रमा की मिट्टी का इन सिटू विश्लेषण करना और चंद्रमा की भूविज्ञान और खनिज संरचना के बारे में डेटा एकत्र करना। इस मिशन में कई वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं। विक्रम लैंडर चंद्र का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग चेस्ट चंद्रमा की सतह के थर्मल गुणों को मापता है। चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण इल्सा भूकंपीय गतिविधि का पता लगाता है। लैंडमायर प्रोब एलपी लैंडिंग स्थल के चारों ओर प्लाज्मा घनत्व का अनुमान लगाता है। प्रज्ञान रोवर अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS तत्वों की संरचना का विश्लेषण करता है। लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स विस्तृत रासायनिक विश्लेषण प्रदान करता है। हाल की विश्लेषण से पता चला है कि चंद्रयान 3 ने एक गड्ढे में लैंड किया है जो लगभग 160 किलोमीटर व्यास का है और जो नेक्टेरियन काल के दौरान बना था, जो लगभग 3.85 अरब वर्ष पहले का है। यह स्थान अद्वितीय भूगर्भीय जानकारी प्रदान करता है जो यह दर्शाता है कि चंद्रमा समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। प्रज्ञान रोवर ने विभिन्न क्षेत्रों के सामग्री के चित्र कैद किए हैं। इसके अलावा इल्सा ने अपनी संचालन अवधि के दौरान लगभग 250 भूकंपीय घटनाओं का पता लगाया, जो चंद्रमा की भूकंपीयता को समझने में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। चंद्रयान 3 भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है जो पिछले मिशनों पर आधारित है और चंद्रमा की भूगर्भीय जानकारी को बढ़ाता है। यह मिशन न केवल भारत की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, बल्कि युवा पीढ़ियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति नए सिरे से रुचि भी जगाता है। चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रमा मिशन अपने सफर और चंद्रमा की सतह पर काम करते समय कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया। यहाँ इसरो के अधिकारियों द्वारा बताए गए प्रमुख बाधाएं हैं। 1. सॉफ्ट लैंडिंग की कठिनाइयां। सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक था। अंतरिक्ष यान को उच्च गति से गिरते हुए लैंडिंग से पहले लगभग शून्य गति में आना था, जिसके लिए सटीक नियंत्रण और समय की आवश्यकता थी। 2. चंद्रमा पर तापमान में अत्यधिक परिवर्तन एक बड़ी चुनौती थी। चंद्रमा की सतह पर रात में बहुत ठंड और दिन में बहुत गर्म तापमान होता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए सही संचालन तापमान बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण था। 3. कभी कभी चंद्रमा के वातावरण के कारण लैंडर और रोवर के साथ संवाद बाधित हो गया। वातावरण की कमी के कारण सतह पर वस्तुएं अनियोजित तरीके से प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे संभावित संचार में बाधाएं या डेटा ट्रांसमिशन में देरी हो सकती है। 4. सतह पर नेविगेशन की चुनौतियां। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का रग्गेड टेरेन, जिसमें गहरे गड्ढे और चट्टानें शामिल हैं, प्रज्ञान रोवर के लिए सुचारू रूप से नेविगेट करना मुश्किल बना दिया। सतह पर दृश्यता की समस्याएं और बाधाएं इसकी गति को धीमा कर देती थीं और इसके कार्य क्षेत्र को सीमित कर देती थीं। उदाहरण के लिए रोवर को एक बड़े गड्ढे का सामना करना पड़ा, जिससे सुरक्षित नेविगेशन के लिए पुनः मार्गदर्शन करना पड़ा। 5. कार्यात्मक समय की सीमाएं। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दिन रात के चक्र के कारण सीमित संचालन समय मिला, जो लगभग 14 पृथ्वी दिनों का होता है। इस सीमित समय के कारण सभी प्रयोगों और डेटा संग्रह को सोने के मोड में जाने से पहले पूरा करना था। ये चुनौतियां चंद्रमा अन्वेषण की जटिलताओं को उजागर करती हैं और चंद्रयान 3 के सफल मिशन के दौरान इसरो की उपलब्धियों को दर्शाती हैं। आदित्य L1 में 7 वैज्ञानिक पेलोड्स हैं, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 1. रिमोट सेंसिंग उपकरण विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VLC सूर्य के कोरोना का अवलोकन करता है। सूर्य अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट अल्ट्रावायलेट तरंगदैर्घ्य में चित्र कैद करता है।
लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEX सौर विस्फोटों से उत्पन्न कम ऊर्जा वाले एक्सरे मापता है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1 ओस उच्च ऊर्जा वाले एक्सरे की निगरानी करता है। आदित्य सौर वायु कण प्रयोग एस्पेक्स सौर वायु के कणों का अध्ययन करता है। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य प्लाज्मा वातावरण का विश्लेषण करता है। मैग्नेटोमीटर L1 पर चुंबकीय क्षेत्रों को मापता है। लॉन्च के बाद आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा से L1 के चारों ओर अपनी अंतिम हॉलो कक्षा में जाने के लिए कई कक्षीय मैन्यूवर्स किए। यह सफलतापूर्वक 6 जनवरी 2024 को इस कक्षा में पहुंच गया, जो 127 दिनों की यात्रा के बाद हुआ। यह मिशन कम से कम 5 साल तक चलेगा, जिससे सौर गतिविधियों और उनके अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो सूर्य की गतिशीलता को वैश्विक स्तर पर समझने में सहायता करता है और उन अंतरिक्ष मौसम घटनाओं पर अनुसंधान में योगदान करता है जो पृथ्वी पर उपग्रहों के संचालन और मैग्नेटोमीटर L1 पर चुंबकीय क्षेत्रों को मापता है। लॉन्च के बाद आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा से L1 के चारों ओर अपनी अंतिम हॉलो कक्षा में जाने के लिए कई कक्षीय मैन्यूवर्स किए। यह सफलतापूर्वक 6 जनवरी 2024 को इस कक्षा में पहुंच गया, जो 127 दिनों की यात्रा के बाद हुआ। यह मिशन कम से कम 5 साल तक चलेगा, जिससे सौर गतिविधियों और उनके अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो सूर्य की गतिशीलता को वैश्विक स्तर पर समझने में सहायता करता है और उन अंतरिक्ष मौसम घटनाओं पर अनुसंधान में योगदान करता है जो पृथ्वी पर उपग्रहों के संचालन और संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं। मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन मंगलयान 2 भी योजना में है, जो मंगल ग्रह के वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा। मंगलयान 2, जिसे मंगल कक्षीय मिशन 2 MOM 2 भी कहा जाता है, भारत का दूसरा महत्वाकांक्षी मिशन है जो मंगल ग्रह की ओर है। यह मिशन 2013 में लॉन्च किए गए पहले मंगलयान मिशन की सफलता पर आधारित है। इसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है और इसे 2024 में लॉन्च व्हीकल मार्क का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा, जो इसरो का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। मंगलयान 2 के मुख्य उद्देश्य हैं कक्षीय अन्वेषण। यह मिशन मंगल की सतह और वातावरण के बारे में वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। रोवर और हेलीकॉप्टर को उतारना। इसके पूर्ववर्ती के विपरीत मंगलयान 2 मंगल पर एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर उतारने की योजना बना रहा है, जो नासा के परसेवरेंस रोवर और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर के समान है। मंगलयान 2 रोवर को उतारने के लिए एक उन्नत स्काई क्रेन विधि का उपयोग करेगा, जो नासा की सफल तकनीकों से प्रेरित है। यह दृष्टिकोण मंगल की सतह पर नियंत्रित तरीके से उतरने की अनुमति देता है, जिससे सफल लैंडिंग के अवसर बढ़ते हैं। पृथ्वी और मंगल की सतह के बीच निरंतर संचार सुनिश्चित करने के लिए इसरो मुख्य मिशन से पहले एक रिले संचार उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह उपग्रह रोवर, हेलीकॉप्टर और पृथ्वी पर मिशन नियंत्रण के बीच डेटा ट्रांसमिशन को सुविधाजनक बनाएगा। मंगलयान 2 का कई कारणों से महत्व है। यदि सफल होता है तो भारत तीसरा देश बनेगा जो मंगल पर एक अंतरिक्ष यान उतारेगा, जिसमें अमेरिका और चीन शामिल हैं। वैज्ञानिक योगदान। यह मिशन मंगल के भूगर्भीय इतिहास और वातावरण की स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। तकनीकी प्रगति। यह भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण क्षमताओं में प्रदर्शित करता है। मंगलयान 2 हमारे मंगल ग्रह के बारे में समझ को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखता है। सबसे पहले, यह मिशन मंगल के वातावरण का गहन अध्ययन करेगा, जिसमें इसके संगठन और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का विश्लेषण रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा, जो संभावित जैविक गतिविधि और ग्रह के जलवायु इतिहास के बारे में जानकारियां प्रदान कर सकता है।
दूसरा, मंगलयान 2 मंगल की सतह की विशेषताओं का अन्वेषण करेगा, जिसमें इसकी आकृति, स्थलाकृति और खनिज विज्ञान का अध्ययन शामिल है। यह व्यापक विश्लेषण उन भूगर्भीय प्रक्रियाओं पर रोशनी डालेगा जिन्होंने ग्रह को आकार दिया है और इसकी संभावित आवासीयता को समझने में मदद करेगा। तीसरा, यह मिशन अंतर्ग्रहणीय धूल का भी अध्ययन करेगा, जो मंगल के वातावरण और उसके निर्माण प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शोध यह स्पष्ट करने में मदद कर सकता है कि धूल मंगल पर वायुमंडलीय स्थितियों को कैसे प्रभावित करता है। चौथा, एक अन्य उद्देश्य मंगल के ऊपरी वातावरण की गतिशीलता का अध्ययन करना है, जिसमें सौर वायु और विकिरण के प्रभाव शामिल हैं। ये कारक कैसे मंगल के वायुमंडल की विकास प्रक्रिया में योगदान करते हैं, इसे समझना महत्वपूर्ण है। पांचवा, मंगलयान 2 फोबोस और डेमोस मंगल के चंद्रमाओं का अवलोकन करने के अवसर प्रदान करेगा। अंत में इस मिशन में एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर मार्बल मार्सियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर की योजना भी शामिल है, जो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और विभिन्न ऊंचाइयों से डेटा इकट्ठा करेंगे, जो मंगल के भूगर्भीय और वायुमंडलीय दृष्टिकोण पर नई जानकारी प्रदान करेगा। ये सभी उद्देश्य मिलकर मंगल के बारे में हमारी समझ को गहरा करने का प्रयास करते हैं, जो भविष्य की अन्वेषण और संभावित मानव मिशनों के लिए रास्ता खोलते हैं। मंगलयान मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो विभिन्न अन्य मिशनों पर भी विचार कर रहा है, जो इसकी क्षमताओं और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाएंगे। नासा और ESA जैसी एजेंसियों के साथ साझेदारी ने इसरो की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया है। गगनयान भारत का महत्वाकांक्षी क्रूड स्पेसफ्लाइट कार्यक्रम है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट लियो में भेजना है, जिसमें यात्रा की अवधि 3 दिन तक होगी। यह पहल भारत को मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण कदम है, जो अमेरिका, रूस और चीन की पंक्तियों में शामिल हो जाएगा। गगनयान के मिशन के उद्देश्य हैं: मानव स्पेसफ्लाइट क्षमता का प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को सक्षम करना और महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास करना, जैसे जीवन समर्थन प्रणाली, क्रू एस्केप मैकेनिज्म और मानव रेटेड लॉन्च वाहन। मिशन के मुख्य घटकों में शामिल हैं क्रू मॉड्यूल CM, जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पूरी तरह से स्वायत्त कैप्सूल है, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स और जीवन समर्थन प्रणाली है। यह सुरक्षित पुनः प्रवेश और स्प्लैशडाउन के लिए सक्षम होगा। सर्विस मॉड्यूल SAM-CM का समर्थन करता है, जिसमें प्रोपल्शन और पावर सिस्टम शामिल हैं। मिशन में मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल HRLV का उपयोग किया जाएगा, जो इसरो के LVM-3 रॉकेट का एक संशोधित संस्करण है, जिसे मानव सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया गया है। गगनयान परियोजना की प्रारंभिक योजनाएं 2006 में शुरू हुई और इसे 2007 में औपचारिक रूप से आयोजित किया गया। पहले क्रूड उड़ान का लक्षित समय मूल रूप से दिसंबर 2021 था, लेकिन इसे फिर से निर्धारित किया गया है। आने वाले मिशनों में 2 क्रूड परीक्षण उड़ानें शामिल हैं, जिसमें पहली क्रूड परीक्षण उड़ान G1 दिसंबर 2024 के लिए निर्धारित है। पहले क्रूड मिशन H1 की अपेक्षा 2025 में है। इस मिशन के लिए 4 भारतीय वायुसेना के पायलटों को संभावित अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में चुना गया है: ग्रुप कैप्टन प्रशांत बलाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ल। इन उम्मीदवारों ने रूस और इसरो की सुविधाओं में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें शारीरिक फिटनेस, उत्तरजीविता कौशल और अंतरिक्ष यान संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसरो की सफलता केवल तकनीकी कौशल की बात नहीं है, यह भारत की वैश्विक आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। इसरो की यात्रा एक विकासशील कहानी है। जैसे जैसे यह नई परियोजनाओं की ओर बढ़ता है, हम मानवता के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा कर सकते हैं। भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप फर्मी पैराडॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें।